दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। आज का वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आज रशिया और यूक्रेन वॉर को कवर करने वाला था, जिसमें मैं आपको रशिया यूक्रेन वॉर और ईरान और यूएस की वॉर को कनेक्ट करके बताने वाला था, कैसे दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चल रहे हैं। बट इस ईरान और यूएस की वॉर में इतनी सारी चीज़ें अनफोल्ड हो गई पिछले 1 और 1.5 दिन के आसपास कि एक स्लाइड वाली वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। तो आज मेरी वीडियो पूरी स्लाइड बेस्ड है। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन से लीडर कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारा कुछ मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा। सेकेंडली, मेरा सेकंड पार्ट जो रहेगा ना, वो डेडिकेटेडली रहेगा क्या इस ईरान और यूएस वॉर में एक और फ्रंट खुल गया है क्या वॉर का, मतलब इसी के अंदर एक और फ्रंट खुल गया है, वो चीज़ मैं आपको कवर करूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। शुरुआत करेंगे पहले की स्लाइड से। आज आपको मैं बता चुका हूँ, स्लाइड बेस्ड हमारी वीडियो है पूरी, और इसमें हम शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्वीट से और ईरान के रिप्लाई से। तो ये ट्वीट लिखते हैं कि हॉर्मोज स्ट्रेट इज ओपन एंड विल रिमेन ओपन और विद और विदाउट ईरान वी आर रीइंस्टेटिंग द ईरानियन ब्लॉकेड। जो ब्लॉकेड यूएसए ने लगाया था गल्फ ऑफ ओमान पर, वो ब्लॉकेड फिर से रीइंस्टेट यूएसए करने वाला है। सो नेम्ड बिकॉज इट इज ओनली टू स्टॉप द ईरानियन शिप्स और कस्टमर फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग। All other countries will have fair and open use of the strait. The USA will be from the point forward known as the guardian of the Hormuz Strait. But as a matter of fairness, we will reimburse at the rate of 20% on all cargo ship for any and all costs necessary to do the job of providing safety and security to this very volatile section of the world. The process and formation will begin immediately. Thank you for your attention to this matter. अब इसका रिप्लाई आया ईरान की तरफ से सैयद अब्बास अरक्ची का। पोटस is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vehicle or vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for the service. Iran has always been the guardian of the strait and will remain so forever. 20% is of course too much. We will be fair. अब यहाँ से प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं फिर से ब्लॉकेड लगा रहा हूँ, वो तो आपने देख ही लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्लॉकेड तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये ब्लॉकेड बेसिकली ईरानियन ब्लॉकेड है। तो मतलब मेरा फोकस यही रहेगा कि ईरान के जितने भी वेसल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं उन पे ब्लॉकेड रहेगा, ठीक है। और हमको दूसरी कंट्री से कोई मतलब नहीं, दूसरी कंट्रीज के आए वेसल्स आए और जाए, लेकिन फॉर टू बी फेयर हम क्या करेंगे कि अन्य जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हम 20% हर एक शिप का चार्ज लेंगे। हर एक वेसल जो पास कर रही है उस वेसल का जो भी बिलिंग अमाउंट है टोटल इन टोटल, उसका 20% हम आपसे लेंगे, ठीक है जी। सिंपल सिंपल सा मतलब भाई ने चुंगी नाका खोल दिया है। जो ईरान कह रहा था हम सर्विस चार्ज लेंगे आपसे कि आप हमारे स्ट्रेट के पास से गुजर रहे हैं, हम आपको सर्विस देंगे, नेविगेशन देंगे, आराम से जाने की सुविधा देंगे, पूरी सिक्योरिटी देंगे। वहीं यूएसए आता है और कहता है कि भाई ये तो है चुंगी नाका, यहाँ से जो भी निकलेगा 20% का हिस्सा मुझे दे के जाएगा। बात हो गई खत्म। हमने बहुत नोट उड़ा लिए, ईरान को बहुत मारने की कोशिश करी। 190 बिलियन डॉलर का हमने पर्चा बना दिया है अपनी कंट्री के नाम पर। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो 100 बिलियन बार भी पार कर गए। इस ईरान वॉर पर अमेरिका ने लगभग 100 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया है, ये एस्टिमेटेड है। और ये केवल और केवल वो एस्टिमेशन है जिससे जो हथियार जो यूज करे हैं और जो खर्चा खुर्चा हुआ है उसका है। जो बेसिस तबाह हुए हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, उसका तो खर्चा ही नहीं लगाया। सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं। तो 100 बिलियन डॉलर मैं खर्च कर चुका हूं, मुझे तो रीइंस्टेट करना है। तो आप लोग मुझको हर एक वेसल जो पास करेगा मेरे को पैसे देके जाएगा। मोटा मोटा कैलकुलेशन जो फ्लोट कर रही थी, एग्जैक्ट तो देखो हमने देखा नहीं क्या है, बट जो फ्लोट कर रही थी कैलकुलेशन कह रहा था कि लगभग 2 मिलियन डॉलर के आसपास वो एक शिप से लेगा खर्चा। तो मोटा मोटा ये बातचीत चल रही है। अब जब ये प्रेसिडेंट ने बोला तो वहां से ईरान की तरफ से रिप्लाई आया कि भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो भी स्ट्रेट से जाएगा उसका हक होना चाहिए। और क्योंकि हम गार्जियन है, मतलब ईरान कह रहा है कि हम गार्जियन है तो हमारा हक है भाई पैसा लेने का, तो हम तो चार्ज करेंगे। लेकिन ये 20% बहुत ज्यादा है, हम 20% नहीं लेंगे, हम तो फेयर चार्जेस लेंगे। हमने एक फेयर लमसम अमाउंट बनाया है हर एक शिप को पास करने का। हमको बिलिंग अमाउंट से कोई मतलब नहीं, हमको चार्ज दो, चाहे छोटा शिप हो, चाहे बड़ा शिप हो, चाहे वीएलसीसी हो, चाहे छोटे वाला हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक साधारण अमाउंट हमें देकर जाइए और अपना शिप पास करिए। तो ये इन लोगों के बीच में बातचीत अब शुरू हो गई। अब आगे चलते हैं। जब इनकी
इनकी कंट्री में वाहवाही ज़्यादा हो गई जब पोटस की, तो इन्होंने थोड़ी सी अपनी United स्टेटमेंट States बदल दी। ये स्टेटमेंट आ गया कि ऑयल इज फ्लोइंग लाइक नेवर बिफोर थैंक्स टू द ऑसम पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिलिट्री। अ स्पेशल सैल्यूट टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पीस हेक्सर, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ। इन सबको थैंक यू करा। ये कह रहा है कि ऑल शिप्स एक्सेप्ट फॉर ईरान एंड दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइंग वायलेंट मिलिशियस लीडरशिप which is taking them down to the path of total destruction. We will therefore have full blockade. ये तो मैं पहले बता चुका हूं। अब ये 20% का जो था उसने कहा है कि based on highly productive conversation with Middle East leadership, I have decided to replace the 20% United States reimbursement fee with trade and investment deals that the various Gulf states will be making into the United States. Those investment will be massive, but at the same time extraordinarily good for them and for the future. अब ये कह रहा है कि मैंने जो बाकी कटपीट में कोई इसके ट्वीट पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी। कह रहा है कि मैंने जो 20% का अमाउंट बोला था कि मैं हर एक शिप से लूंगा, क्योंकि ज्यादातर गल्फ कंट्रीज के शिप ही जा रहे थे, प्लस आते भी गल्फ कंट्रीज के ही शिप हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज वहां से तेल निकालता है और अपने लिए सामान लेता है, वो सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो गल्फ कंट्रीज के लिए इसका बेसिक कहना था कि मैं जितने भी वेसल्स जाएंगे उन सबसे मैं 20% चार्ज लूंगा। अब कह रहा है कि 20% चार्ज मैं नहीं लूंगा। मेरी गल्फ कंट्रीज के लीडर से बातचीत हो गई है और वो मेरे को ये कहकर बता रहे थे कि हम यूएसए के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालेंगे, जो ऑलरेडी पेट्रो डॉलर के तहत ऑलरेडी इन्वेस्ट करता ही है गल्फ कंट्रीज, कह रहा है कि अब और ज्यादा करेगा। ये बात इन्होंने कैसे समझाई, ये आप इनकी ये वीडियो सुन लीजिए। It wasn't important for us, but it was important for allies. It was important for people that we get along with very well, including the major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs, and all of the people that we all know and we all love. And they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars and continue our record setting, because there's never been a time like this with the United States, with the factories, with the plants, with everything else. अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कि नो बडी शुड चार्ज फीस फ्रॉम स्टेट। पता है हुआ क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ना मैं इन लोगों के दिमाग को ना ज़्यादा अच्छे से समझने लग गया हूँ। हुआ क्या होगा, जब इस भाई ने ये बातचीत बोल दी होगी ना, इसका तो आपको पता ही है थोड़ा इसके अंदर अलग किस्म का खून है, तो वो जब खून दौड़ता है ना इसके शरीर के अंदर तो ये ऐसी बातें कर देता है। तो इस भाई ने जब ये बात कर दी होगी ना, तो पीछे से इनके कंट्री के ही लोग आए होंगे कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप, दुनिया परेशान है कि ईरान वहां से फीस ले रही है, तुम खुद बोलते हो कि ईरान वहां से फीस नहीं लेगा, ना करने के बजाय तुम साला अपना ही फीस लगा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो यार। जब उनको ये बात समझ में आई ना, तुमने कहा नहीं यार हम फीस तो देखो किसी को नहीं लेनी चाहिए, फीस लेना तो बहुत गलत बात है। तो आप क्या है, आप ना हमने गल्फ कंट्री से बात करी है, अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी कंट्री में। तो ईरान वाला ही सिस्टम है। ईरान ने कहा कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, हम तो आपसे सर्विस चार्ज लेंगे। तो वो कान ऐसे पकड़ लिया ईरान ने। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब आए, इन्होंने कहा कि हम 20% का कंपनसेशन लेंगे, तो कह रहे नहीं कंपनसेशन नहीं लेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। तो भाई ने भी कान ऐसे पकड़ लिया। तो मोटा मोटा क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो इन्होंने बना दिया चुंगी नाका। कभी ईरान अपना मौज ले रहा है, कभी यूएसए अपनी मौज ले रहा है, और पिस रहे हैं गल्फ कंट्रीज, पिस रही है बेसिकली एशियन कंट्रीज, क्योंकि एशियन कंट्रीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है इस चीज से। पहले भी आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, आगे जाकर फिर से समझाने वाला हूँ। और ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज में भी इफेक्ट तो आ ही रहा है, बट एशियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज आर द मोस्ट बिगेस्ट सफरर इन दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिनेरियो। एवरीथिंग इज हैपनिंग इज इसकी वजह से एशियन और गल्फ कंट्रीज बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। अब आगे की स्लाइड में यहां पर एक और खबर आई कि प्रेसिडेंट से मिलने इराकी प्राइम मिनिस्टर आए, मोहम्मद शिया अल सदानी व्हाइट हाउस में मिलने आया है। अब इसकी अटकलें लगाई जा रही है कि भाई इसका व्हाइट हाउस में आने का क्या प्लान है, लेकिन ऑलरेडी इसकी विजिट एक प्लान थी। बट बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मानी जा रही है कि क्योंकि जो शिया मिलिटेंट्स हैं ग्रुप इराक में है, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है ईरान को, वो एक तरीके का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में ही आ जाता है ईरान के। तो वो कह रहे हैं कि उससे डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी परेशान है, उससे बाकी कंट्रीज भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि ईरान को पूरा सपोर्ट वहाँ से मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा जो फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ था खमनई जी का, वो इराक भी गया था, अगर आपको याद हो। 7 मेरे ख्याल से 4 तारीख से शुरू था, 9 तारीख को बेरिंग थी, 7 और 8 तारीख को वो इराक गया था। 2 दिन इराक उनका फिनल उनकी जो पार्थिव शरीर था वो गया था पूरा घूमकर, फिर वापस ईरान आकर वहां पर उनकी बेरिंग चली है। तो इराक से काफी सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये जो मोहम्मद शिया अल सदानी है, ये अमेरिका का थोड़ा अब पपेट बन चुका है। पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा करीब होता जा रहा है। तो इसकी गवर्नमेंट टॉपिंग करने में CIA और मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है। इससे पहले जो सरकार थी वो ईरान के फेवर में हुआ करती थी, लेकिन अब जब इन्होंने इसको बिठाया तो ये
यूएसए के फेवर में ज़्यादा रहता है। इसको बुलाया इसलिए गया कि ये अब थोड़ा सपोर्ट करे, क्योंकि अब यूएसए ने ईरान की तरफ वॉर फिर से बड़ी स्केल में छेड़ दी है। तो अब यूएसए चाहता है कि हमको इराक से भी पूरा पूरा सपोर्ट मिले। अगली स्लाइड में ओमानियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि ईरान हैज अचीव नन ऑफ इट्स ऑफिशियल असाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड लैक्स UN mandate. This war is a disaster, he wrote in an opinion piece published in French newspaper. The minister added, nevertheless, if it finally buries the myth of containment in the Gulf, then there is a reason for hope, the emergence of a fairer, more realistic and more effective system, thus correcting nearly half a century of strategic errors. For him, the most serious threat to the region do not come from Tehran, but from Tel Aviv. यहां पर स्टार्टिंग में आते आते पहले तो ईरान की खूब इन्होंने बेइज्जती करी, उसके बाद नीचे कहता है कि हमारे को तो जो थ्रेट आता है ना वो तेहरान से नहीं आता, तेल अवीव से आता है, मतलब इजराइल से आता है। अब मेरा फॉरेन मिनिस्टर साहब से एक बहुत बड़ा सवाल है, ये मेरे को ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट था, ऐसे स्टेटमेंट तो देखो आते जाते रहते, लेकिन क्योंकि ये ओमान की तरफ से एक फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, तो मेरा इनसे एक सवाल है कि आप मुझे को एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि ईरान ने अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव मीट नहीं करा इस वॉर में जो लेके चला था। ईरान का क्या ऑब्जेक्टिव था इस वॉर में? अपनी रेजिम को बचाना, वो जो बची हुई है, वो तो ऑब्वियसली बची हुई है ना, सबको दिख रही है, रेजिम तो है ही है। यूरेनियम एनरिच जो कर रखा है उसको बचा के रखना, जो कि बचा हुआ है, ऑब्वियसली ना, उसी पे तो घमासान चल रहा है कि यूरेनियम हमको दे दो, लेकिन वो नहीं दे रहा, बचा हुआ है। अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को बंद ना करने देना यूएसए की तरफ से, वो भी बचा हुआ है। ठीक है। अपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को कारगर रखना, उसको बंद ना करने देना, वो भी बचा हुआ है। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करके रखना, गेस व्हाट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी आज ईरान के पास है, और इस कदर ईरान के पास है कि भाई अपना नॉटिकल माइल्स जो ईरान को स्थित है उस एरिया से तो शिप जाते जाते उसको तो कंट्रोल कर ही रहा है, ओमानियन वाटर से जो जा रहा है उसको भी कंट्रोल ईरान कर रहा है, इंटरनेशनल वाटरवेज जो बीच में आता है उसको भी ईरान कंट्रोल कर रहा है। भाई तुम अपनी मर्जी से अपने एरिया से एक शिप नहीं निकाल सकते हो आज ईरान की वजह से, और तुम कह रहे हो कि ईरान ने अपने जितने भी गोल से वो अचीव नहीं करे। ईरान कमजोर हुआ है, बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, चोट बहुत पहुंची है, इकोनॉमिकली डैमेज हुआ है और डेथ्स काफी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के सारे गोल्स मीट हुए हैं इस वॉर में। अगर ये वॉर आज हम कंक्लूजन मान के चले कि कंक्लूड हो गई, फॉर एग्जांपल हुई नहीं है, अगर कंक्लूड हो गई, हम समझो सारे के सारे गोल्स ईरान के अचीव हो चुके हैं। अब आप अपने काउंटर पार्ट, अपने एलआई यूएसए की बात करिए, उसके कितने गोल्स अचीव हुए हैं? आप एक गोल मुझे बता दीजिए कि हाँ उसका ये गोल था वो अचीव हो गया। इफ यू आर सेइंग कि डेथ ऑफ अली खमेनी इज अ गोल दैट यूएसए वाज हैविंग इन देयर माइंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका वो गोल था ही नहीं, वो तो बाय चांस की बात है। स्टार्टिंग में मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि बाय चांस की बात है, मोसाद को इन्फॉर्मेशन मिली कि एट दिस डे एट दिस टाइम ऑल ऑफ द कैबिनेट विल बी सिटिंग इन अंडर वन रूफ, यू शुड अटैक। ये वॉर मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू होनी थी, जो कि 28 फरवरी को इसलिए हो गई क्योंकि वहां पर उनको इंटेल मिला था कि सारे लोग वहां बैठे, आप मार दीजिए। वॉर होनी जरूर थी शुरू, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर शुरू इसलिए, ना ना ना, वॉर शुरू होनी थी, लेकिन क्योंकि वो एक बिल्डिंग के अंदर अली खमेनी मिल गए तो उनको मारने का एक मौका उनको मिल गया, तो उसको आप गोल में नहीं मान सकते। गोल था रेजिम को टॉपल कर देना, गिरा देना, नहीं हो पाया। यूरेनियम ले लेना, नहीं हो पाया। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को फ्री कर देना, नहीं कर पा रहे हो। आपका कोई गोल अचीव नहीं हुआ है, आपके और आपके एलाई का, और ईरान के सारे गोल अचीव्ड है। तो आप ये स्टेटमेंट किसी कीमत पर नहीं दे सकते। हाँ, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, बात समझ में आती है, दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड ऑफ ईरान, दैट ईरान इज नॉट अलाउइंग वेसल्स टू पास इवन फ्रॉम योर वाटरवेज, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, वो समझ में मुझे आती है। अब अगली हमारी स्लाइड, पार्ट 2 में मैं आता हूं। पार्ट 2 बहुत जरूरी है बात करना, क्या इस वॉर में ईरान वर्सेस यूएसए की जो वॉर है, क्या इस वॉर के अंदर एक और वॉर शुरू हो गई है? सऊदी अरब वर्सेस यमन की। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड थोड़ा सा दे देता हूं, वो समझना थोड़ा जरूरी है मेरे हिसाब से। अब यमन में क्या है कि यमन की खुद की सरकार जो है वो बेसिकली रियाद बैक्ड, रियाद मतलब सऊदी अरेबिया की बैक्ड सरकार है, ठीक है। लेकिन यमन का एक एरिया है जो कि नीचे बाबल मंदेब के पास जो एरिया लगता है उसको सना नाम है। वो सना जो है दैट आर कंट्रोल्ड बाय अंसार अल्लाह। अंसार अल्लाह वही है जिसको हम आज हुतीस के नाम से जानते हैं। द हुतीज आर द वन ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। ये आप समझ गए? मतलब यमन है,
यमन के अंदर मैप में मैं आपको सना भी दिखाऊंगा। तो यमन में एक जगह है सना दैट आर कंट्रोल बाय हुतीस, और हुतीस जो हैं वो बेसिकली वन ऑफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं ईरान के। मतलब ईरान हुतीस से लेकर मतलब आप ऐसे मान के चलो कि जैसे हमास है, हिजबुल्ला है, वैसे ही हुतीस है, इराक में शिया मिलिटेंट्स हैं। ये 3-4 एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं जो ईरान ने बना के रखे हुए हैं। अब आप इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने वायलेंस नहीं करा जितना हमास और हिजबुल्ला ने अपने अपने जगहों पे करा था। लेकिन हाँ, हुतीज आर ऑल्सो वेरी एक्टिव और वो मिलिट्री वाइज काफी इक्विप्ड हैं। ईरान ने उसको काफी इक्विप्ड करके रखा हुआ है। अब है क्या कि यमन की सरकार ने सना में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है जी, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हुतीस कहते हैं कि हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसके अंदर कौन सा हवाई जहाज आएगा और कौन सा नहीं आएगा वो हमारी सरकार, हुतीस की सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है जी। लेकिन कुछ साल पहले यमन ने इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दिया था और यह कह दिया था कि कोई भी हथियार, कोई भी हवाई जहाज सना के अंदर जाएगा वो यमन की सरकार से परमिशन लेके जाएगा। दैट इज अ कॉमन सेंस, क्योंकि यमन अभी कोई डिवाइड तो हुआ नहीं ना कि 2 कंट्रीज में बढ़ गया हो कि यमन अलग है सना अलग है, नहीं ना, सना इज अ पार्ट ऑफ यमन। तो यमन के अंदर कोई भी हवाई जहाज आएगा या सना के अंदर कोई भी हवाई आएगा वो यमन की सरकार से परमिशन लेके आएगा, फेयर एंड सिंपल। अब होता क्या है कि 3 दिन पहले अली खोमनई की प्रेसिशन से हुतीज का कुछ एक ग्रुप गया था जो यहां से ईरान गया था, तेहरान गया था, वहां से वो वापस आता है, हवाई जहाज वापस आता है, ठीक है। उस हवाई जहाज में हुतीज की डेलीगेशंस थी जो उनके प्रोसेशन में गई थी रिस्पेक्ट पे करनी, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन आती है कि उस हवाई जहाज के अंदर कुछ मेडिकल केसेस के बंदे उसमें डाले हुए हैं, कुछ और टेक्निकल बंदे उन्होंने भेजे थे ईरान से सना के अंदर। जब ये बात रियाद को पता लगी, सऊदी को पता लगी, सऊदी ने अपनी सरकार जो वहां पर जो बैक सरकार है यमन के अंदर उनको इंफॉर्मेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे एक हवाई जहाज आ रहा है तेहरान से सीधा सना के अंदर, आपको वो मना करना है कि वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको ये डाउट था कि उसमें कोई भी मेडिकल केसेस वाले बंदे नहीं है और कोई भी टेक्निकल और मेडिकल बंदे नहीं है, उसके अंदर IRGC के लोग आ रहे हैं सना के अंदर। जब यह बात यमन को पता चली, यमन की सरकार ने एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। अब मैं आपको वो स्लाइड्स दिखाता हूं। ये मैं आपको इस पे बाद में लेके आऊंगा, पहले ये देखिए। साउदी हुतीज फायर मिसाइल्स एट सऊदी ब्रेकिंग ईयर्स ऑफ काम। Earlier Monday, the Houthi movement, which controls northern Yemen, accused Saudi of launching airstrike against the international airport in Sana'a that had vowed to retaliate. The Houthis called Monday attacks violent aggression and said they had ended the period of de-escalation. ये वीडियो है। This is the moment airstrikes hit a runway at Sana'a International Airport in Yemen on Monday. The Iran-aligned Houthi movement, which controls northern Yemen, accused Saudi Arabia of launching the airstrikes. Houthi military spokesperson Yahya Saree called the attacks, quote, blatant aggression. He said the group had targeted an airport in Saudi Arabia in retaliation. In response to this criminal Saudi aggression, the Yemeni armed forces carried out a significant military operation targeting Abha International Airport with a number of ballistic missiles and drones. The operation successfully achieved its objectives by the grace of God. The strikes are the first claimed by the Houthis against the kingdom since an informal truce took effect in 2022. A spokesperson for the Saudi-led military coalition in Yemen said the missiles were intercepted. The attack on Sana'a was claimed by Yemen's internationally recognized government, which is heavily backed by Riyadh. Its defense ministry said the strike was intended to prevent an Iranian plane from landing in violation of Yemeni sovereignty. An armed forces spokesman later said the aircraft had landed at Houthi-controlled Hodeidah airport. Video released by Al Masirah TV appeared to show a plane belonging to Iran's Mahan Air landing at that location on Monday. Reuters was unable to verify the place and date of the footage. ये महान एयर जो आप देख रहे हैं ये ईरान से आया था। They also warned airlines flying in Saudi until the siege on Sana'a airport was filtered. अब क्या हुआ कि जब सऊदी ने एक सीज लगा दिया सना के एयरपोर्ट के ऊपर कि भाई कोई भी हवाई जहाज यमन की सरकार से पूछे बिना नहीं जाएगा, तो यहां से हुतीज ने बोल दिया कि हम भी सऊदी की जितनी भी एयर स्पेस है उस पर नजर रख के बैठे, कोई भी हवाई जहाज वहां जाएगा तो यहां से हुती अटैक कर देगा। अब Yemen's Houthi movement fired missiles at Saudi after accusing the kingdom of bombing an airport under the control on Monday, breaking a 4-year truce on the conflict between the kingdom and the Iran-allied group. Monday, violence threatened renewed conflict on Saudi Arab southern border, and Iranian drone and missile attack targeting the eastern region of Riyadh subside following an April truce in the Iran.
अब इन सब के बाद एक इंफॉर्मेशन मेरे पास और है। क्या ये सऊदी का बिल्कुल ही ऐसा था कि ये एकदम से हो गया कि हाँ एक फ्लाइट आई, उसको पता लगा तो उसने अटैक कर दिया? नहीं, सऊदी पहले से भी कुछ दिन पहले से तैयारी कर रहा था। ये कह रहा है कि सऊदी परचेज अ रिकॉर्ड ऑफ 47.2 मिलियन वर्थ ऑफ ड्रोन्स फ्रॉम ताइवान लास्ट मंथ अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ताइवानी स्टेट। द पर्पस ऑफ द परचेज हैज नॉट बीन ऑफिशियली डिस्क्लोज्ड। तो सऊदी कुछ ना कुछ अपनी तैयारी में लगा हुआ था, इससे ये पता लगता है हमको। अब सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं आपको मैप दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रियाद है सऊदी, ये सना है, ये पूरा एरिया जितना भी आप देख रहे हो ना, ये एरिया हुतीस कंट्रोल करते हैं, ये पूरा का पूरा यमन है। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि तेहरान से एरोप्लेन उड़ता है और सना के लिए जाता है। यहां से रियाद से इंफॉर्मेशन जाती है यमन को कि भाई आपके यहां से एक हवाई जहाज जा रहा है और उस हवाई जहाज को रोकिए, तेहरान से आया है और उसके अंदर मुझे शक है कि आईआरजीसी के कुछ लोग हैं। ठीक है, यमन की सरकार यहां से अटैक कर दी सना के एयरपोर्ट पे और पूरे के पूरे रनवे को डैमेज कर देती है। आपने देखा होगा पीछे वीडियो में एक एरोप्लेन उतरा, लेकिन वो उतरते ही वापस उड़ गया, इस डर के कि कहीं हमारे हवाई जहाज पे हमला ना हो जाए। अब सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात पे हम आते हैं कि आईआरजीसी के लोग यहां क्यों आना चाहते हैं। सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो यही है ना कि आईआरजीसी के लोग यहां पर क्यों आना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आईआरजीसी ने अपना कंट्रोल जमाया, लेकिन हुआ क्या, पहले भी यूएसए ने ब्लॉकेड लगा दी थी, फिर से आज कल उसने बोल दिया कि फिर से ब्लॉकेड वहां पर एक्टिव कर दिया। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान का कंट्रोल कम होगा तो ईरान के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। और ईरान के लिए आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसी न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है। न्यूक्लियर वेपन एक बार को ईरान छोड़ देगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे क्या है कि पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है ईरान। अगर वहां से इफेक्ट अपना कम होगा तो कहीं ना कहीं पर ईरान को हाथ पैर तो मारना पड़ेगा। तो वो हाथ पैर दूसरी जगह कहां पर लग रहा है, यहां पर, इस वाली स्ट्रेट पर, ये बाबल मंदेब। ईरान का प्लान था कि हुतीस के साथ मिलकर अपने कुछ बंदे तेहरान से भेज दूं और अपनी एक वहां पर प्रेजेंस बनाकर फौज वौज खड़ी कर कर बाबल मंदेब पे अपना कंट्रोल जमा दूं। इस जगह पर क्या होगा उससे, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इससे लगभग जाता है 20% ऑयल पूरे वर्ल्ड का, और कहते हैं कि बाबल मंदेब से लगभग लगभग 5.5% ऑयल जाता है और बाकी का ट्रेड मिला के कुछ 15% के आसपास बाकी का ट्रेड भी जाता है, पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूं। तो 5.5 और 20 ये हो गया 25.5% ऑयल पर असर डालने वाली बात। मतलब 25.5% ऑयल की ट्रांजिट को ईरान कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन सी कंट्रीज होंगी, एशियन और गल्फ। कैसे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, गल्फ कंट्रीज का जितना भी ऑयल जाता था, ओमान को छोड़ दीजिए, वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जाता था। ठीक है जी। अब आप बात कर लीजिए कुवैत की, आप बात कर लीजिए बहरीन की, आप बात कर लीजिए कतर की, आप बात कर लीजिए यूएई की, आप बात कर लीजिए ओमान की। यूएई ने अभी एक हाल फिलहाल में यहां पर एक पाइपलाइन निकालने की प्रयास करने की कोशिश कर रहा है गल्फ ऑफ ओमान पर। वो कह रहा है मैं यहां से डायरेक्ट पाइपलाइन निकालकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास कर सकता हूं, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। हाल फिलहाल के लिए यूएई भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो गल्फ कंट्रीज तो इफेक्ट हो गया। चलिए, गल्फ कंट्रीज तो तेल बेच भी रहा है, प्लस वहां से सामान भी गल्फ कंट्रीज के अंदर आता है, क्योंकि खाना तो गल्फ कंट्रीज के अंदर रुकता नहीं है ना भाई। खाना तो ऑब्वियसली गल्फ कंट्री, एशियन कंट्री से ज्यादातर डिपेंडेंट है खाना वाना लाने के लिए। तो इफेक्ट तो गल्फ कंट्रीज इस तरीके से भी हो रही है। अब एशियन कंट्रीज की बात करें कि एशियन कंट्रीज ज्यादातर डिपेंडेंट, ऑलमोस्ट 50% गल्फ के ऑयल पर डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा एशियन कंट्रीज ऑलमोस्ट 50% गल्फ ऑयल पर डिपेंडेंट है। अब सऊदी को एक फायदा था इसमें, सऊदी को यह फायदा था कि सऊदी यहां से तेल निकालकर रेड सी के थ्रू ऊपर यहां से निकाल सकता था और नीचे बाबल मंदेब से निकाल सकता था। अब ऊपर जो आपका वो है इजिप्ट का जो स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल से आप दे सकते हो मेडिटेरियन सी से होता हुआ यूरोपियन कंट्रीज को तेल, जो सऊदी देगा।
लेकिन अगर सऊदी को एशियन कंट्रीज को तेल देना है तो उसका तो केवल एक ही तरीका है, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, और गल्फ ऑफ एडन में जाना है तो आपको बाबल मंदेब पास करना पड़ेगा। तो अगर ईरान इस बाबल मंदेब को बंद कर देता है तो सऊदी के लिए तो बिल्कुल सुसाइड है ये। सऊदी तो इतना बुरी तरीके से फंस जाएगा कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। अभी सऊदी के साथ इंडिया का भी एक पैक्ट जो चल रहा है वो ये है कि सऊदी की एक पाइपलाइन निकालेंगे ओमान से सीधा बाहर, और गल्फ ऑफ ओमान से होता हुआ सीधा इंडिया को एक पाइपलाइन आएगी। लेकिन इस पे अभी काम चल रहा है। ये सऊदी इस चीज को बाईपास करना चाहता है कि वो बाबल मंदेब को भी बाईपास कर दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी बाईपास कर दे। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि सऊदी अगर यहां पर फंस जाता है और ये बंद कर देता है आपका बाबल मंदेब को ईरान, तो सऊदी के लिए तो एक तरीके से मरना हो जाएगा, क्योंकि एशिया बहुत बड़ी मार्केट है ऑयल की, और एशिया को मिस करना गल्फ कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती, टू बी रियली वेरी फ्रैंक। तभी सऊदी इतना ज्यादा अब एग्रेसिव हो चुका है, क्योंकि जब उसको नजर आने लगा ना कि अब ईरान की नजर बाबल मंदेब पर फिर से आ गई और हुतीस को वो एक्टिवेट कर रहा है, सऊदी ने तुरंत रिएक्ट करना शुरू करा और एक नया फ्रंट हुतीस के अगेंस्ट इसने खोल दिया। खुद से नहीं करेगा, वो येमेन के थ्रू ही कराएगा, क्योंकि पहले भी सऊदी ऐसे ही करता आया, येमेन की आर्मी के थ्रू वो फाइट करता रहा है हुतीस के साथ। काफी कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हुई थी, करीब कहते 5-6 लाख की कैजुअलिटी पहले की जो वॉर्स हुई थी इनके बीच में करी थी। सऊदी कभी खुद नहीं उतरता, लेकिन वो इसको मिलिटराइज वेपनाइज करता रहता है येमेन की सरकार को, और येमेन की सरकार हुतीस के अगेंस्ट लड़ती है। अब ये जो एनालिसिस है वो भी यही कहता है ईरान इंटरनेशनल की तरफ से, ये कह रहा है कि ईरानियन प्लेन लैंडिंग इन हुती कंट्रोल येमेन लुक लाइक एन ऑर्डरली माइनर विक्ट्री फॉर तेहरान, बट इट मे हैव बीन opening move in an effort to rebuild the allied force capable of threatening a second global maritime choke point alongside the Strait of Hormuz, और वो choke point का नाम है बाबल मंदेब। As the Iran memorandum of understanding unreveals the confrontation shift towards Strait of Hormuz, renewed fighting in Yemen is raising a broader question: is Tehran preparing another source of maritime pressure? अब ये चीज, अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको शायद तो दिखाया नहीं, चला गया। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा था कि 1 fight 2 choke points by Iran air bridge to Yemen. As US-Iran memorandum understanding unravels and confrontation shift towards Strait of Hormuz, renewed fighting Yemen is raising questions: is Tehran preparing for another source of maritime pressure at Bab al-Mandeb? ये ईरान इंटरनेशनल की तरफ की खबर है ये। तो ईरान इंटरनेशनल भी यही कह रहा है। तो बेसिकली एक और फ्रंट खुलने का हम आस लगा रहे हैं कि शायद एक और फ्रंट सऊदी खोल दे, क्योंकि सऊदी, ठीक है, यूएसए भी नहीं होने देगा, बट सऊदी तो 110% बाबल मंदेब को बंद होने का दे ही नहीं सकता, क्योंकि सऊदी का कुछ ना कुछ जो चल रहा है वो बाबल मंदेब से निकलता हुआ एशियन कंट्रीज को तेल जा रहा है। अगर वो बंद होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यूएई और ओमान को इतनी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि यूएई पूरी तरीके से ऑयल डिपेंडेंट नहीं है, उसने अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई कर दिया है। आपको पता है फिनटेक कंट्री भी बन चुकी है, जिसकी वजह से काफी उसका जो रेवेन्यू है फिनटेक एप्लीकेशंस और इन सबसे आता रहता है। ओमान के लिए इसलिए दिक्कत नहीं, क्योंकि ओमान का जो एरिया है वो गल्फ ऑफ ओमान में और अपना नीचे सी में लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपना ट्रांसपोर्ट कर सकता है। छोटी मोटी जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुवैत और बहरीन और ये सब, इनकी भी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से है, और ये सऊदी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं। आपको पता है बहरीन भी एक तरीके का सऊदी का एलाई ग्रुप ही है। जो सऊदी कहता है, जो रियाद कहता है बहरीन को, बहरीन वही करता है ऑलमोस्ट। तो बहरीन को भी कहीं ना कहीं सऊदी ही सपोर्ट करता हुआ ये रेड सी से इनका रूट अच्छे से चल रहा था। अगर ऐसा कुछ करता है तो सऊदी इस चीज में एक फ्रंट खोलने में हिचकिचाएगा नहीं, और इस चीज की तैयारी करीब 1.5 से 2 महीने से सऊदी ऑलरेडी कर रहा है। अब आज की मेरी आखिरी स्लाइड जो आती है वो पोर्टस कह रहा है कि ईरान का पिक्सिस माउंटेन जो है, वी आर लुकिंग एट पिक्सिस बिकॉज समथिंग सेड देयर इज अ लिटिल एक्टिविटी, वी हैव कैमरास, दे कैन रीड नेम एंड बैज फ्रॉम द स्पेस एंड every area of Pixel. If they can make any move, we immediately go and do whatever we want. We're looking at pickaxe because somebody said there's a little activity. You know, we have cameras, Space Force, we have cameras that are, they can read the badge, they can read your name, probably Mohammed, they can read your name and a badge from space. And every
area of pickaxe, but the other three are covered. But specifically on if they pickaxe, make sir. any move, we immediately go and do whatever we have to do. But they haven't. They were so decimated. Some But weapons now they- experts say that the United States doesn't have the ability to strike deep enough with these bunker buster bombs at Pickaxe Mountain. They can go deep. We have good stuff. Nobody knows about Pickaxe. By the way, nobody knows if they even are doing anything in Pickaxe. It's just something that comes up. We have cameras on it. There's very little activity there. But if there's even just a small amount, we'll hit it, and we'll hit it hard. अब आपने सुना होगा वो पिक्सिस माउंटेन के बारे में ये बात कर रहा था। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। Well, look, 2007 में बना था और 2025 की वॉर में छोटी-मोटी इसमें दिक्कत आई थी। ये बेसिकली नतांज के बिल्कुल नीचे है, ये देखिए। नतांज तेहरान के पास आता है और नतांज ये रहा, नतांज का जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो ये रहा और उसके जस्ट नीचे पिक्सिस है। पिकेक्स जो माउंटेन है ना, वो बेसिकली आप मान के चलो नतांज में न्यूक्लियर एनरिचमेंट होती थी, यूरेनियम की एनरिचमेंट होती थी, लेकिन पिकेक्स क्या करता था, वो एनरिच करने वाली जो मशीन्स होती है ना, जिसको हम आपका ये देखिए मैं आपको दिखा, सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 6,000 advanced centrifuges per year, a large capacity is to produce 10,000 of advanced centrifuge during and after the phasing out of joint comprehensive plan of action for 2025 to 2030। ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूज जो मशीन्स होती हैं जो यूरेनियम को एनरिच करने के काम आती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये जगह काम आती थी। ये नतांज के नीचे इसलिए हुआ करता था क्योंकि यहीं पर नीचे मैन्युफैक्चरिंग करते थे सेंट्रीफ्यूज मशीन्स का, जो कि यूरेनियम को एनरिच करने में काम आता है। और ये कहते हैं कि जेसीपीओ जो ओबामा के टाइम पर साइन हुआ था, उसके बाद 2025 और 30 के बीच में वो खत्म होना था पैक। उसके बाद कहते हैं कि 6000 बनाने की कैपेबिलिटी ये वाला प्लांट रखता था। तो इतनी लार्ज क्वांटिटी में सेंट्रीफ्यूजेस यहां पर बनाने की कोशिश हो रही थी। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई वहां पर एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गई हैं मेरे अटैक जो करने के बाद, और वो कह रहे हैं कि हमारी नजर उस जगह पर पूरी तरीके से है। कई जगहों पर यह माना जा रहा है कि हो सकता है जो एनरिच यूरेनियम है 450 किलो के आसपास का, जो ईरान का था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिकेक्स माउंटेन के नीचे है, क्योंकि ये 100 मीटर के नीचे है, लगभग 350-350 फुट के आसपास हो गया जमीन से। 350 फुट 100 मीटर के आसपास ये नीचे है, और वहां पर कह रहे हैं कि हमको शक है कि वो एनरिच यूरेनियम का बहुत बड़ा पार्ट वहां पर पड़ा हुआ है। अब चलो ये तो ठीक है, फ्लोटिंग खबरें हैं, लेकिन एक खबर मैंने और पढ़ी जो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। एक खबर आई कि पुतिन का डूम्सडे जेट अराइव्स इन ईरान, द Tu-214PU is a Russia airborne command and control aircraft. Flight fuels speculations over Russian Iran military coordination। ये देखिए मॉस्को से चला और यहां पर आके तेहरान पे रुकता है डूम्सडे प्लेन। ये डूम्सडे प्लेन वो होता है जो कि बड़े बड़े जितने भी लीडर्स होते हैं, अमेरिका का भी अपना है, तो ये बड़े बड़े जितने भी लीडर्स होते हैं ये अपना एक डूम्सडे प्लेन रखते हैं। ये एक चलता फिरता ऑफिस होता है एट द टाइम ऑफ मोस्ट वर्स्ट कैजुअलिटीज कह लो, या फिर मोस्ट वर्स्ट सिचुएशंस जब आती हैं कंट्री के ऊपर, तो उनके लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस उनके लीडर का एक चलता फिरता ऑफिस और पूरा एक सिस्टम और पूरा इकोसिस्टम जो साथ चलता है, ताकि वो सब कुछ अपना इस प्लेन के अंदर से कंट्रोल कर सके। ये वो होता है बेसिकली डूम्सडे प्लेन। और जितने भी लीडर्स होते हैं जहां पर भी उनको शक होता है कोई दिक्कत है, तो ये डूम्सडे प्लेन उनके साथ अलग से चलता है। मतलब एक तो प्लेन होता है जिसमें वो लीडर जा रहा है, प्लस ये डूम्सडे प्लेन भी साथ में चलता है। अब ये रशिया ने, मतलब पुतिन ने मॉस्को से तेहरान को भेजा। अब तेहरान से कुछ ही दूरी पर आता है नतांज, और नतांज के बिल्कुल पास है पिक्सेस माउंटेन। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं ना, वो 2-3 है इस डूम्सडे के। ये मेरी लास्ट स्लाइड आज की। अब इस डूम्सडे के 2-3 कयास जो लगाई जा रही हैं, उसमें सबसे पहला तो ये है कि व्हाई अ डूम्सडे प्लेन इज कमिंग टू तेहरान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि अभी फ्यूनरल प्रोसेशंस हुई हैं, जस्ट अभी खत्म हुई है ना, तो हो सकता है दैट पुतिन केम टू मीट द लीडरशिप ऑफ ईरान। हो सकता है ना, उनको क्या पता अपना
रिस्पेक्ट पे करने के लिए पुतिन आया हो, लेकिन वो नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले, तो हो सकता है डूम्सडे प्लेन में आकर मिल गया। सबसे पहला तो ये आ रही है बात। सेकंड, क्योंकि अब यूएसए ने अपनी स्ट्राइक्स को फिर से शुरू कर दिया है, तो क्या मोस्तफा खमेनी जो कि अभी प्रेजेंट के सुप्रीम लीडर हैं, क्या उनकी जान को खतरा है और उनकी ट्रांजिट के लिए ये प्लेन आया है? प्रेटी मच पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब स्ट्राइक्स काफी ज्यादा घातक होते जा रही है यूएसए की, तो हो सकता है उनको डर हो और हो सकता है उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको ले जाने के लिए ये डूम्सडे प्लेन आया हो। वेरी मच पॉसिबल। तीसरा, क्योंकि ये तेहरान पे उतरा है और उसकी लोकेशन उसके बाद में ट्रेस नहीं हुई कि तेहरान के बाद वो कहां गया, क्या वहीं है कि आगे गया है, हो सकता है जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आवाज उठानी शुरू की हो कि पिक्सिस माउंटेन के अंदर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने की सोच रहे हैं और हमारी नजर गढ़ के वहां पर है, तो क्या वहां से अनरिच यूरेनियम जो यूएसए को शक है वहां हो सकता है, क्या सच में है? और अगर वो है तो क्या इस डूम्सडे प्लेन से उसको वापसी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? दैट्स अ बिग वाई। क्योंकि इसी टाइम पर जब अमेरिका पिक्सिस माउंटेन का नाम लेता है, उसी टाइम पर रशिया का डूम्सडे प्लेन ईरान के अंदर आता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है कि दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं। एक कयास और लगाई जा रही है, इस डूम्सडे प्लेन को हो सकता है सर्वेलेंस के लिए उतारा गया हो, तेहरान में हो सकता है सर्वेलेंस के लिए उतारा गया हो, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अब अमेरिका काफी ऐसे मूव्स करने लगा है, काफी ऐसे अटैक्स करने लगा है जो कि तेहरान सोच रहा था कि अब होंगे नहीं उन पर, क्योंकि अब तेहरान एक दूसरी तरफ पे अपना रुख ले जा चुका था, अपनी डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा थोड़ा अपना सोचने लगा था कि यार अब आगे बढ़ते हैं इन चीजों से। तेहरान को इकोनॉमिकली स्टैंड करना भी इस टाइम बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं तेहरान अब उस तरफ सोचने लगा था, लेकिन अमेरिका अब अपनी वापस स्टार्टिंग ऑफ द वॉर की बिहेवियर में वापस आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता तो तेहरान को हुई। क्या उसकी वजह से इस डूम्सडे प्लेन को मंगवाया गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे आगे आगे चीजें अनफोल्ड होंगी मैं जरूर आपको बताऊंगा। बाकी फिलहाल के लिए अपडेट्स मेरे पास यही थे, ये सारी चीजें मुझे लगा आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें थी जिनको डॉट्स कनेक्ट करना जरूरी था, जो आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँ। लाइव में अभी चीजें देख रहा था, अभी कोई नई चीज नहीं आई है, लेकिन हाँ एक चीज है, ब्लॉकेड वापस शुरू हो चुका है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। प्लस अब प्रेसिडेंट कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कि भाई मैं वापस अब कल से या नेक्स्ट वीक से उनके पावर प्लांट्स में हमला करना शुरू करूंगा, ईरान के उनके ब्रिजेस पे मारना शुरू करूंगा। एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट पे ऑलरेडी आजकल में वो मार चुके हैं, तो अब वो उस हिसाब से अब चीजें शुरू कर चुके हैं जो वो पहले स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, वॉर के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में वो कह रही थी। और कुछ चीज मुझे अपडेट कोई खास नजर आई नहीं, अगर कुछ आएगी तो आप एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स का ट्विटर हैंडल जरूर फॉलो करें, उसमें हम आर्टिकल्स डालते रहते हैं और नई अपडेट्स जो आती हैं जो शायद दुनिया मिस कर देती है या डॉट्स को ऐसे जो दुनिया मिस कर देते हैं वो भी हम जरूर उसमें डालते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत पसंद आई वीडियो तो अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।